डिक्सन टेक्नोलॉजीज, रिलायंस, मोटोरोला, नोकिया, Xiaomi, इंडिया में इन सब के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स डिक्सन मैन्युफैक्चर करता है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया के सबसे बड़े ईएमएस यानी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कंपनीज में से एक है। इसका मार्केट कैप अराउंड 75,000 करोड़ है। 2018 से कंपनी की नेट प्रॉफिट का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट यानी CAGR 35% है। सेक्टर की बात करें तो इंडिया में ये सेक्टर अभी 2 लाख करोड़ का है। ग्लोबली इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर बूम पे है एंड 5% से ग्रो कर रहा है। ऑन द अदर हैंड इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर 22% से ग्रो कर रहा है और यही इंडिया के ईएमएस सेक्टर के लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट कर रहा है। प्लस इंडियन गवर्नमेंट का भी इस सेक्टर पे काफी फोकस है। अपने PLI स्कीम में गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा एलोकेशन इसी इंडस्ट्री के लिए रखा है। दोस्तों, हम इंडिया में ही वर्ल्ड क्लास इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, पर क्या ये मुमकिन है? एंड वियतनाम जैसी कंट्रीज के पास ऐसे क्या एडवांटेजेस हैं जो उन्हें हमसे भी बेटर मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन बनाते हैं? वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका एनालिस्ट शांतनु जैन एंड आज के वीडियो में हम 2 चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हम इंडिया के ईएमएस सेक्टर के ग्रोथ ड्राइवर्स समझेंगे और ये समझेंगे कि कैसे ये ग्रोथ ड्राइवर्स इंडिया के ईएमएस प्लेयर्स को बेनिफिट कर सकते हैं। एंड फिर हम इस सेक्टर के वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स डिक्सन टेक्नोलॉजीज का बिजनेस मॉडल समझेंगे एंड उनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को भी एनालाइज करेंगे। वीडियो में बहुत सारे इंसाइट्स हैं, तो लास्ट तक बने रहना। शुरू करते हैं। आज के दिन अगर ग्लोबल सिनेरियो देखें तो चाइना ही ईएमएस स्पेस को डोमिनेट कर रहा है। चाइना के पास ग्लोबल ईएमएस का 47% मार्केट शेयर है एंड इस डोमिनेंस के 4 मेजर रीजंस हैं: लो ऑपरेशनल कॉस्ट्स, लार्ज नंबर ऑफ हाईली स्किल्ड लेबर, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर और एक खुद का बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस। ऑन द अदर हैंड इंडिया की ईएमएस इंडस्ट्री अभी नेसेंट स्टेज पे है। हमारे पास बस 2% मार्केट शेयर है, बट एक्सपर्ट्स की माने तो ये नंबर 2026 तक 7% हो जाएगा। कैसे? देखो, कोविड के बाद मोस्ट कंट्रीज अपनी मैन्युफैक्चरिंग डाइवर्सिफाई करना चाहती है एंड इसके लिए वियतनाम के अलावा इंडिया भी एक इंपॉर्टेंट ऑल्टरनेटिव है। इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट का ग्रोथ भी ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से फास्टर है। जैसा मैंने बताया, जहां ग्लोबल मार्केट 5% CAGR से बढ़ रहा है, वहीं इंडियन मार्केट 22% CAGR से बढ़ रहा है। एंड इस फास्ट डोमेस्टिक ग्रोथ के 3 मेजर ड्राइवर्स हैं: बढ़ता डोमेस्टिक डिमांड, कॉस्ट कंपेटिटिवनेस एंड फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज। तीनों ड्राइवर्स को एक एक करके समझते हैं। पहला, हमारा बढ़ता डोमेस्टिक डिमांड। HDFC सिक्योरिटीज के एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का पर कैपिटा इलेक्ट्रॉनिक्स कंजम्पशन सिर्फ $78 है, जबकि ग्लोबल एवरेज $324 है। मतलब हमारा पर कैपिटा कंजम्पशन ग्लोबल एवरेज का सिर्फ 1/4 है। तो हमारे पास अभी काफी रूम टू ग्रो है। बढ़ते अर्बनाइजेशन की वजह से लोगों का डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रहा है, तो ACs, वॉशिंग मशीन, स्मार्ट टीवीज, इन सब का डिमांड भी बढ़ सकता है। एक्सपेक्टेड है कि फाइनेंशियल ईयर 24 से फाइनेंशियल ईयर 28 तक हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन 15% CAGR से बढ़ेगा। डिक्सन टेक्नोलॉजीज भी बढ़ते मोबाइल फोन पेनिट्रेशन पे डबल डाउन कर रहा है एंड काफी फास्ट भी ग्रो कर रहा है। आज के दिन कंपनी की सबसे बड़ी रेवेन्यू स्ट्रीम मोबाइल फोन्स एंड EMS सेगमेंट है। एंड सिर्फ डिक्सन को ही नहीं, इस बढ़ते कंज्यूमर ड्यूरेबल डिमांड का फायदा PG इलेक्ट्रोप्लास्ट और केन्स टेक्नोलॉजी जैसे लिस्टेड EMS प्लेयर्स को भी हो सकता है। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट की बात करें तो इनका लगभग 60% रेवेन्यू कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट से ही आता है। स्क्रीन पे इनके बिजनेस सेगमेंट्स देखो, AC, वॉशिंग मशीन, टेलीविजन, इन सब में इनका प्रेजेंस है। केन्स टेक्नोलॉजी भी मल्टीपल सेगमेंट्स में ऑपरेट कर रहा है, जैसे ऑटोमेटिव पार्ट्स, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, IoT, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, रेलवेज एंड मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। इस टेबल में EMS स्पेस के मेजर लिस्टेड प्लेयर्स दिए हुए हैं। ये सारे प्लेयर्स अलग अलग सेगमेंट्स को टारगेट कर रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक छोटा डिस्क्लेमर, ये रिपोर्ट 2024 की है। इसमें से कुछ कंपनीज शायद बंद भी होने वाली हैं, जैसे कि भारत FIH, बट ओवरऑल ट्रेंड यही है कि कंपनीज अलग अलग सेगमेंट्स में डाइवर्सिफाई कर रही है। एंड हमारे बढ़ते कंजम्पशन के साथ एक और गुड न्यूज है, इंडिया का पर कैपिटा इनकम $2,000 क्रॉस कर चुका है और ये हिस्टोरिकली चाइना और थाईलैंड जैसे कंट्रीज में एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट रहा है, जब डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। तो इंडिया भी शायद अभी उसी इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है जब कंजम्पशन बूस्ट करेगा। अब दूसरा ग्रोथ ड्राइवर है कॉस्ट कंपेटिटिवनेस।
अगर किसी भी कंट्री को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है तो उसके लिए उनको कॉस्ट एडवांटेजेस चाहिए होते हैं ताकि वो बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में चीपर प्राइस पे मैन्युफैक्चर कर पाएं और कस्टमर्स अट्रैक्ट कर पाएं। और इंडिया के पास ये कॉस्ट एडवांटेज है। HDFC सिक्योरिटीज के रिपोर्ट के हिसाब से हमारे लेबर कॉस्ट चाइना के मुकाबले 40% कम है, तो ये भी इस सेक्टर के लिए एक एडवांटेज क्रिएट कर रहा है। बट इसमें एक बात नोट करना जो उसके रिपोर्ट में नहीं लिखा था, कहीं हमें तो नहीं दिखा, कि लेबर जो इंडिया का जो लेबर प्रोडक्टिविटी है वो उतना हाई नहीं है और इंडिया में स्किल्ड लेबर थोड़े कम है। तो जरूर इंडिया में लेबर कॉस्ट कम है बट उनकी एफिशिएंसी भी कम है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए नेट तो इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा होगा वो क्वांटिफाई करना थोड़ा मुश्किल है कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट कितना है। अब इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का तीसरा ग्रोथ ड्राइवर फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज है, जैसे कि PLI स्कीम। देखो, इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक्स कंजम्पशन तो बढ़ रहा है, लेकिन इस कंजम्पशन का लगभग 30% अभी इंपोर्ट किया जाता है। मोबाइल फोन्स, सेमीकंडक्टर चिप्स, डिस्प्लेज और बैटरीज जैसे क्रिटिकल कंपोनेंट्स के लिए हम चाइना पे डिपेंडेंट है। तो अगर इंडिया सेल्फ रिलायंट बनना चाहता है एंड ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहता है तो हमें इंपोर्ट्स को कम करना पड़ेगा। एंड इसीलिए शायद गवर्नमेंट भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट दे रही है। गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव या PLI स्कीम के अंडर बजट एलोकेशंस बढ़ा दिए हैं। ये देखो, जिन सेक्टर्स को हाई बजट एलोकेशंस मिले हैं उनका समरी इस स्क्रीनशॉट में दिया है। सबसे ज्यादा एलोकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एंड IT हार्डवेयर सेक्टर को मिला है। यूनियन बजट 2025 में गवर्नमेंट ने कैमरा मॉड्यूल्स, PCBAs यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबलीज, UCB केबल्स एंड फिंगरप्रिंट रीडर्स जैसे मोबाइल कंपोनेंट्स पे कस्टम ड्यूटीज हटा दिया था। पहले हम पूरा मोबाइल फोन इंपोर्ट करते थे तो पैसे ज्यादा लगते थे। अगर हमारी डोमेस्टिक कंपनीज पार्ट्स ही मंगा ले एंड इंडिया में फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे तो इंडिया में वैल्यू एडिशन ज्यादा होगा। शायद इसीलिए गवर्नमेंट ने इन सारे कंपोनेंट्स पे 2.5% कस्टम ड्यूटी हटाकर 0% कस्टम ड्यूटी कर दिया है। ऑलरेडी इससे हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट मिला है एंड हम वर्ल्ड के सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स बन गए हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजीज की बात करें तो उनको भी 5 PLI स्कीम्स के अंडर इंसेंटिव्स मिलते हैं। मोबाइल डिवाइसेस, IT प्रोडक्ट्स, रेफ्रिजरेटर्स, LED कंपोनेंट्स एंड टेलीकॉम नेटवर्क्स। गवर्नमेंट के इन इनिशिएटिव से एक्सपेक्टेड है कि इंडिया का इंपोर्ट डिपेंडेंसी जो अभी लगभग 23% है वो फाइनेंशियल ईयर 28 तक सिर्फ 6% रह जाएगा। साथ ही साथ एक्सपोर्ट्स का कंट्रीब्यूशन भी फाइनेंशियल ईयर 28 में लगभग 40% हो जाएगा और हम नेट एक्सपोर्टर्स भी बन सकते हैं। बट जहां अपॉर्चुनिटी है वहां कंपटीशन भी है एंड हमारा सबसे बड़ा कंपटीशन अभी चाइना नहीं, वियतनाम है। पर कैपिटा GDP देखें तो 2008 में इंडिया और वियतनाम ऑलमोस्ट इक्वल्स थे। दोनों का GDP पर कैपिटा अराउंड $1000 था। बट 2023 में वियतनाम का ये नंबर $4400 हिट कर गया एंड इंडिया अराउंड $2400 पे ही रह गया। एंड ये ग्रोथ वियतनाम ने मेजरली इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट से अचीव किया। आज के दिन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री वियतनाम के टोटल एक्सपोर्ट्स का 40% कंट्रीब्यूट करता है। एप्पल, सैमसंग, LG, पैनासोनिक ये सारे कंपनीज वियतनाम में अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इनफैक्ट एप्पल तो वियतनाम को लेकर बहुत पॉजिटिव है। एक्सपेक्टेड है कि 2025 के एंड तक एप्पल के 65% एयरपॉड्स, 20% एप्पल वॉचेस एंड 5% मैकबुक्स वियतनाम में ही प्रोड्यूस किए जाएंगे। लेकिन वियतनाम इतना फास्ट ग्रो किया कैसे? इसके पीछे ओवरऑल तो 3 मेजर रीजंस हैं और ब्रॉडली भी अगर आप वियतनाम की हिस्ट्री देखोगे तो आपको और भी बहुत सारे रीजन समझ में आएंगे। सबसे पहला तो रीजन है उनका लो लेबर कॉस्ट्स, सेकंड रीजन है ज्योग्राफिकल लोकेशन उनका, एंड उनका जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसकी भी रैंकिंग बहुत फास्ट ग्रो की है। तो इन सारे रीजंस को एक एक करके समझते हैं ताकि इन सबको देख के ये भी थोड़ा सा आइडिया लगे कि इंडिया क्या कर सकता है जिससे कि इंडिया भी ऐसे ग्रो कर पाए जैसे वियतनाम ग्रो कर रहा है। सबसे पहले लेबर कॉस्ट देखते हैं। HDFC सिक्योरिटीज के रिपोर्ट के हिसाब से 2021 में वियतनाम के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में डेली वेज लगभग $3 था एंड इंडिया में ये वेज इसका डबल यानी $6 था। प्लस 2021 में वियतनाम का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी इंडिया से बहुत बेटर था, लगभग 83%। एंड यही लो लेबर कॉस्ट की वजह से वियतनाम आज एक अट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। दूसरा रीजन है वियतनाम का लोकेशन। देखो, वियतनाम मेजर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट प्रोड्यूसर्स जैसे चाइना, साउथ कोरिया एंड जापान के पास है। मतलब उनके सप्लाई चेन्स काफी स्ट्रीमलाइंड और एफिशिएंट है। फाइनली वियतनाम के पॉलिसीज भी उसे एक ल्यूक्रेटिव मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन बनाते हैं। जहां इंडियन इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पे 9% का एवरेज वेटेड टैरिफ लगता है, वहीं वियतनाम में टैरिफ सिर्फ 1% है, ऑलमोस्ट 90% कम। और इन रिड्यूस टैरिफ से ग्लोबल कंपनीज भी अपने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज वियतनाम में सेटअप करने के लिए इंसेंटिवाइज होते हैं। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने वियतनाम पे 46% टैरिफ लगा दिया है। इसकी वजह से शायद एप्पल का इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ सकता है एंड वो इंडिया में मैन्युफैक्चर करने का ओवरऑल शेयर बढ़ा सकता है।
और अभी आपने न्यूज में भी देखा होगा कि एप्पल का कितना बड़ा मार्केट कैप इरोड हो गया, कुछ $300 बिलियन प्लस एक ही दिन में क्रैश कर गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि टैरिफ्स वगैरह जो भी बढ़ाए गए हैं वो ऐसे ज्योग्राफीज में बढ़ाए गए हैं जहां पे एप्पल मैन्युफैक्चर ज्यादा करवाता है, चाइना में, वियतनाम में। तो इन सारे कॉस्ट इंक्रीज होने की वजह से वो ऑल्टरनेटिव डेस्टिनेशन भी ढूंढ सकता है जहां उसे बेटर कॉस्ट मिले। बट ये अभी एक छोटी पॉसिबिलिटी है, जैसे जैसे चीजें अनफोल्ड होंगी हमें और क्लैरिटी मिलेगी। एंड इंडिया को भी अगर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है तो हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसीज दोनों को इंप्रूव करना पड़ेगा। चाइना और वियतनाम दोनों का एग्जांपल लें तो ये दोनों फैक्टर्स उनके ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रहे हैं। तो इंडिया में भी अगर कुछ ऐसा होता है तो इंडिया के सेक्टर को भी बूस्ट मिलेगा। हमें अपने वर्कफोर्स को भी अपस्किल करना पड़ेगा ताकि एफिशिएंसी बढ़े। साथ ही गवर्नमेंट को फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और ग्लोबल कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए और इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। डोमेस्टिक कंपनीज के लिए भी इंसेंटिव स्कीम्स और पॉलिसीज निकालने पड़ेंगे ताकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन बूस्ट हो सके। एंड ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने इसमें कुछ किया ही नहीं है, गवर्नमेंट ने भी इस सेक्टर के लिए कुछ स्टेप्स लिए हैं। हाल ही में गवर्नमेंट ने नॉन सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के लिए अराउंड 23,000 करोड़ का PLI स्कीम अप्रूव किया है और ये डिक्सन टेक्नोलॉजीज जैसे प्लेयर्स के लिए काफी पॉजिटिव हो सकता है। कंपनी के CFO सौरभ गुप्ता ने CNBC TV 18 के एक इंटरव्यू में कहा कि ये PLI स्कीम कंपनी के मार्जिन्स इंप्रूव करने में हेल्प कर सकता है। So definitely it will help us. So we think there is a strong business case even outside this PLI, but definitely this adds further to the margins that one can generate in this whole. दोस्तों हम जैसे जैसे इस सेक्टर में डीप जा रहे थे हमें डिक्सन टेक्नोलॉजीज का नाम बार बार सामने दिख रहा था, तो हमने सोचा कि इसमें डीप डाइव करते हैं कि भाई ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है और इस प्लेयर का बिजनेस मॉडल क्या है एंड इसका परफॉर्मेंस कैसा है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो चलिए नेक्स्ट सेगमेंट में इसमें डबल क्लिक करते हैं। जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, डिक्सन टेक्नोलॉजीज का मार्केट कैप अभी अराउंड 75,000 करोड़ का है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 17,690 करोड़ था एंड पैट लगभग 375 करोड़ था। एंड ये कंपनी मल्टीपल कैटेगरीज एंड प्रोडक्ट लाइंस में मार्केट लीडर भी है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज देता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है। ये बेसिकली दूसरे ब्रांड्स के लिए प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करके देता है। कंपनी के दो बिजनेस लाइंस हैं, OEM यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड ODM यानी ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग। दोनों समझते हैं। पहले OEM, एक बिजनेस ओनर की तरह सोचो, मानो आपको स्मार्टफोन्स बेचना है लेकिन आपके पास ना मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टीज है, ना सेटअप है और ना ही उतना कैपिटल है कि आप खुद एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएं और प्रोडक्ट बनाएं। ऐसे में आप एक OEM के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि भाई डिजाइन्स लो और मेरे लिए मैन्युफैक्चर करके दो। वो कंपनी आपके डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से आपको प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके दे देगा। इससे आपका टाइम एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट दोनों बचता है। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल अपने प्रोडक्ट्स के डिजाइन बनाता है एंड मैन्युफैक्चर करने के लिए फॉक्सकॉन को भेज देता है। ये होता है OEM मॉडल। दूसरा मॉडल है ODM यानी ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग। इस मॉडल में आप डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग दोनों ODM कंपनी को आउटसोर्स कर सकते हैं। आपको बस प्रोडक्ट पे अपना ब्रांड लगाना है और बेचना है। यूजुअली ODM मॉडल में मार्जिन्स हायर होते हैं क्योंकि इस मॉडल में वैल्यू एडिशन ज्यादा होता है। तो कंपनीज यूजुअली डिजाइन भी करने के लिए एक हायर प्राइस कमांड कर लेती है। डिक्सन दोनों मॉडल्स पे ऑपरेट करता है अक्रॉस 5 बिजनेस सेगमेंट्स, मोबाइल फोन्स एंड EMS, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेस, लाइटिंग सॉल्यूशंस एंड सिक्योरिटी सर्वेलेंस सिस्टम्स। ये चार्ट देखो, इसमें सेगमेंट वाइज रेवेन्यू स्प्लिट दिया है। कंपनी का सबसे ज्यादा रेवेन्यू लगभग 62% रेवेन्यू मोबाइल फोन्स एंड EMS सेगमेंट से आता है। लेकिन ये रेवेन्यू स्प्लिट हमेशा ऐसा नहीं था। फाइनेंशियल ईयर 2020 में मोबाइल फोन्स एंड EMS का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 12% था। इनफैक्ट फर्स्ट 8 to 9 इयर्स तो डिक्सन सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पे फोकस करता था, CRT टीवीज, वही बड़े बॉक्स वाले टीवीज जो एक जमाने में पॉपुलर हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे कंपनी ने रियलाइज किया कि सिर्फ एक प्रोडक्ट पर रिलाई करना बहुत रिस्की है और इसीलिए शायद कंपनी ने मल्टीपल कैटेगरीज में एक्सपैंड किया। कोविड भी डिक्सन टेक्नोलॉजीज के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। कोविड के बाद बढ़ते मोबाइल फोन पेनिट्रेशन को देखते हुए डिक्सन टेक्नोलॉजीज ने मोबाइल फोन्स पे डबल डाउन किया। तब से मोबाइल फोन्स एंड EMS का कंट्रीब्यूशन बढ़ते गया एंड आज ये सेगमेंट कंपनी के लिए सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। फाइनेंशियल 2024 में कंपनी की स्मार्टफोन्स की एनुअल कैपेसिटी 5 करोड़ थी और फीचर फोन की एनुअल कैपेसिटी 4 करोड़ थी। आज भी कंपनी सिर्फ मोबाइल फोन्स एंड EMS पे रिलाई नहीं कर रही है। कंपनी मल्टीपल सेगमेंट्स जैसे IT हार्डवेयर, वेरेबल्स और डिस्प्ले फैब्रिकेशंस में भी एक्सपैंड कर रही है। हाल ही में डिक्सन ने एक प्रेस रिलीज में सिग्निफाई इनोवेशंस इंडिया के साथ एक जॉइंट वेंचर बनाने का भी अनाउंसमेंट किया है। ये JV लाइटिंग प्रोडक्ट्स और एक्सेसरीज मैन्युफैक्चर करेगी।
अब देखो, मैन्युफैक्चरिंग एक केपेक्स हेवी बिजनेस है। फैक्ट्रीज लगाना, मशीन्स लगाना, कंपोनेंट सोर्स करना, ये सब में काफी कैपिटल जाता है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज के पास 23 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। ये फैक्ट्रीज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड आंध्र प्रदेश में है। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी कंपनी के टोटल एसेट्स का 20% है। और सिर्फ मशीन्स पे काम खत्म नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बनाने के लिए काफी कंपोनेंट्स भी लगते हैं, जैसे मैकेनिकल पार्ट्स, कैमरा मॉड्यूल्स, बैटरी पैक्स एक्सेट्रा। और ये कंपनी के सबसे बड़े कॉस्ट ड्राइवर होते हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का 90% से भी ज्यादा है। शायद इसीलिए डिक्सन टेक्नोलॉजीज कॉस्ट रिडक्शन के लिए बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे फोकस कर रहा है। कैमरा मॉड्यूल्स, बैटरी पैक्स, मैकेनिकल पार्ट्स, ये सब वो इन हाउस ही प्रोड्यूस करना चाहती है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी ने टीवी मैन्युफैक्चरिंग के लिए लोकल इंजेक्शन मोल्डिंग और एलईडी बार्स बनाना स्टार्ट कर दिया। होम अप्लायंसेस सेगमेंट में भी डबल डाउन करने के लिए कंपनी ने मोल्ड प्रोडक्शन के लिए इन हाउस टूल रूम बनाया है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन से कॉस्ट रिडक्शन और मार्जिन इंप्रूवमेंट तो होता ही है, साथ ही डिक्सन दो और चीजें अचीव कर पाता है: स्ट्रॉन्ग कस्टमर पोर्टफोलियो एंड लो डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स। दोनों एक एक करके समझते हैं। पहला, स्ट्रॉन्ग कस्टमर पोर्टफोलियो। जैसा मैंने बताया, बैकवर्ड इंटीग्रेशन से डिक्सन अपने प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस कर पाता है और ये कॉस्ट बेनिफिट वो अपने कस्टमर्स को पास ऑन कर पाता है। इससे डिक्सन टेक्नोलॉजीज अपने कस्टमर्स को रिटेन कर पाता है। और इसी स्ट्रेटेजी की वजह से आज के दिन कंपनी ने सैमसंग, रिलायंस, एयरटेल, नोकिया और क्रोमा जैसे बड़े बड़े कंपनीज को अपना कस्टमर बना लिया है। प्लस क्योंकि ये बहुत सारे डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स भी ऑफर करता है, रेंज ऑफर करता है, तो कंपनी को बस एक मैन्युफैक्चरर के पास आना है और उन्हें अपने डिजाइन दे देने हैं और बोलना है कि भाई तुम हमारे लिए मैन्युफैक्चर करो। लेकिन इतने बड़े कस्टमर पोर्टफोलियो के बावजूद कंपनी का लगभग 50% रेवेन्यू सिर्फ 2 कस्टमर से ही आता है। ये थोड़ा रिस्की हो सकता है। अगर इन कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप खराब हो गया या ऑर्डर्स रिड्यूस हो गए तो डिक्सन के रेवेन्यू पे मेजर इंपैक्ट पड़ सकता है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन का दूसरा बेनिफिट है रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स। देखो, अभी कुछ कंपोनेंट्स जैसे प्लास्टिक मोल्डिंग एंड एडेप्टर्स चाइना से इंपोर्ट किए जाते हैं। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में इंडिया ने चाइना से $12 बिलियन के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इंपोर्ट किए थे। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन या ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन की वजह से डिक्सन टेक्नोलॉजीज के बिजनेस पे इफेक्ट पड़ सकता है। एंड इसीलिए इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे फोकस कर रहा है। इंपोर्ट डिपेंडेंसी को और रिड्यूस करने के लिए जनवरी 25 में कंपनी ने $3 बिलियन का डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट सेटअप करने का प्लान अनाउंस किया है। यह यूनिट मोबाइल्स, आईटी हार्डवेयर एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर करेगा। इस फैसिलिटी को लॉन्च करने के लिए डिक्सन गवर्नमेंट के इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन यानी ISM 2.0 गाइडलाइंस का वेट कर रहा है, क्योंकि $3 बिलियन केपेक्स का मेजर चंक गवर्नमेंट से सब्सिडी के फॉर्म में आ सकता है। कंपनी के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अतुल लाल ने Q3 फाइनेंशियल ईयर 25 के अर्निंग्स कॉल में कहा कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट्स यूजुअली हाई मार्जिन प्रोजेक्ट्स होते हैं, मोस्टली डबल डिजिट मार्जिन्स होता है इनमें। तो बेसिकली ये मूव कंपनी के ओवरऑल मार्जिन्स इंप्रूव करने में हेल्प कर सकता है, क्योंकि अभी कंपनी का 62% रेवेन्यू मोबाइल फोन्स एंड EMS कैटेगरी से आता है, जो लो मार्जिन कैटेगरी है। फाइनेंशियल ईयर 23 से फाइनेंशियल ईयर 24 में मोबाइल फोन्स का कंट्रीब्यूशन 43% से बढ़ के 62% हो गया, लेकिन वहीं ऑपरेटिंग मार्जिन 4.2% से गिर के 3.9% हो गया। तो क्या कंपनी वर्स परफॉर्म कर रही है? दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का एक अच्छा इंडिकेटर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, और अगर हम इस कंपनी का ROC देखें तो ये इनफैक्ट बढ़ा है। फाइनेंशियल ईयर 23 में ROC 33% था और फाइनेंशियल ईयर 2024 में ये 38% हो गया। मतलब अगर डिक्सन ₹100 अपने बिजनेस में लगाता है तो वो उस पे ₹38 पर एनम कमाता है। बेसिकली इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि कंपनी कैपिटल ज्यादा एफिशिएंटली यूज कर पा रही है, और इस इंप्रूविंग ROC के पीछे एफिशिएंट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी की वर्किंग कैपिटल डेज -8 थी, यानी नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। मतलब कस्टमर से पेमेंट जल्दी आते हैं और सप्लायर्स को पेमेंट बाद में जाते हैं। इसीलिए लोअर मार्जिन्स होने की वजह से भी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर पाती है। बट देखो, मार्केट में जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता है, वर्किंग कैपिटल साइकिल बढ़ने लगता है एंड ROC रिड्यूस होने लगता है। तो कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो हायर मार्जिन एवेन्यूज ढूंढे। डिक्सन भी मार्जिन्स इंप्रूव करने के लिए अपने ODM मॉडल का कंट्रीब्यूशन बढ़ाना चाहता है, एंड शायद इसीलिए वो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी डाइवर्सिफाई कर रहा है, जो थोड़ा हायर मार्जिन प्रोडक्ट है। तो दोस्तों, ये तो हुआ डिक्सन टेक्नोलॉजीज का अभी तक का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। डिक्सन के इस प्लेबुक से हमने 2 की टेकअवेज आइडेंटिफाई किए हैं। पहला, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग लो मार्जिन सेक्टर है, इसीलिए कॉस्ट कंट्रोल करना एंड वर्किंग कैपिटल एफिशिएंटली मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दूसरा, किसी एक प्रोडक्ट या सेगमेंट पे डिपेंड करने से रेवेन्यू रिस्क बढ़ सकता है, इसलिए प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है।
हम कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में कोई भी कमेंट नहीं कर रहे हैं। ये सारा हमने बस कंपनी का फंडामेंटल या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस डिस्कस किया है, जो कि हमें ऑन बुक्स सही दिख रहा है, ग्रोथ वाले ट्रेंड में दिख रहा है। हम इसको कहीं पे भी बेंचमार्क करके ये नहीं बोलना चाह रहे हैं कि इसका वैल्यूएशन अच्छा है या खराब है। अब ओवरऑल ईएमएस सेक्टर में अभी काफी हलचल है। ग्लोबल डिमांड पिक होने की प्रोबेबिलिटी हाई है। इंडिया एक मेजर डेस्टिनेशन बन सकता है। हमने वियतनाम की कंपनीज के भी कैपेक्स प्लान्स वगैरह ढूंढने की कोशिश की, बट कोई अच्छा सोर्स मिला नहीं, तो हमने इंक्लूड नहीं किया। आपको मिले तो आप कमेंट्स में जरूर डाल देना। इंडिया को अगर हमें इस सेगमेंट में और बेटर करना है तो हमें इनोवेशन एंड वैल्यू एडिशन पे फोकस करना ही पड़ेगा। पार्ट्स खुद यहीं बनाने पड़ेंगे एंड फ्यूचर टेक्नोलॉजीज को देखते हुए बेट्स लेने पड़ेंगे। जैसे AR VR अगर आगे जाके बूम करे तो इसमें भी हमें आज ही से R&D स्टार्ट कर देनी चाहिए एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स लॉक भी कर लेने चाहिए। आई पर्सनली होप कि इंडिया इस स्पेस में डोमिनेट करे एंड वर्ल्ड क्लास इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोड्यूस करे। तो दोस्तों, ये थी हमारी डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन इंडिया। आई होप इस वीडियो से आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का आइडिया लगा। डिक्सन टेक्नोलॉजीज को हमने एक केस स्टडी की तरह लिया है। अगर ऐसे और भी कंपनीज हैं जो अपने सेक्टर को लीड करके बड़ी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं, तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताना, हम उन्हें भी डेफिनेटली कवर करेंगे। साथ ही साथ वीडियो को हर एंगल से एनालाइज करने के लिए हमने इसमें वियतनाम के कॉम्पिटिशन को भी हाईलाइट किया है। वियतनाम की हिस्ट्री बहुत ही अमेजिंग है। आपको टाइम मिले तो इसके बारे में जरूर पढ़ लेना। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। हम और कौन से टॉपिक्स पे वीडियो बनाएं, आप वो कमेंट्स में डाल देना। हम सारे कमेंट्स डेफिनेटली पढ़ते हैं और हम उन पे रिस्पॉन्ड भी करते हैं। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो भी वो आप कमेंट्स में डाल देना। मैं हूं आपका एनालिस्ट शांतनु जैन। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।